चलो लिखो चैप्टर का नाम विद्युत रसायन। कम से कम 2-3 पेज छोड़ो, फूल थोड़ी बनाने की 1 पेज छोड़ना है खाली। अभी कोई सवाल याद आया तो फिर लगवाएंगे ना। ELECTROCHEMISTRY। हम इंटर तक पढ़ लिए, हमको केमिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं है। केमिस्ट्री हम जानते थे के से शुरू होता है। इसका नाम कैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे? कहीं CH से क्या पढ़ते हैं क्या? अंग्रेज लोग जो बना दिए वही हम लोग गधों की तरह बस पढ़ते जा रहे हैं। जो बोल दिए बस वही पढ़ेंगे। PUT को पुट बोल दिए, PUT को बट बोल दिए, बस वही पढ़ेंगे। तो तर्क है कि BUT बट होना चाहिए, PUT पुट होना चाहिए। कोई नियम लगाए, A+B का होल स्क्वायर बराबर तब बताया जाए। U से बताएंगे वो, उसको BUT को पढ़ेंगे बट। इससे तुम इंग्लिश छोड़ो, हिंदी पे आओ। इंटर में अगर ऑप्शनल इंग्लिश रहता तो इंग्लिश छोड़ देते, हम तो पक्का छोड़ दिए थे इंटर में। ऑप्शनल इंग्लिश था ही नहीं। चलो, वो 10 में एक पढ़ता है, वो बढ़िया काम किया है, वो इंग्लिश छोड़ दिया इंग्लिश लिया ही नहीं है। वो शुद्ध भारतीय, हम लोग खाली कहानी भारतीय हैं। हो गया जी। चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। तो सबसे पहले विद्युत रसायन हम जानते हैं क्या होगा। नाम से इसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। विद्युत से विद्युत ऊर्जा हो गई, रसायन से रासायनिक ऊर्जा हो गई। ठीक है। तो रसायन विज्ञान का वह भाग, रसायन विज्ञान का वह भाग जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के आपस में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के आपस में संबंधों का अध्ययन किया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है ना। तो शुरू करो, नीचे परिभाषा लिखो इसकी। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के, विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के हो गया, आपस में संबंधों का अध्ययन किया जाता है, कि आपस में संबंधों का अध्ययन किया जाता है, आपस में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आपस में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हो गया। विद्युत रसायन कहलाती है, विद्युत रसायन कहलाती है। हो गया ना। चलो, अब इसमें पहले तो हम विद्युत अपघट्य जानते हैं।
क्या होता है? विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य पहले भी कहीं पढ़े होंगे हम लोग, नहीं पढ़े? नहीं पढ़े हेडिंग लिखो, पढ़े हो तब भी लिखो, है कि याद तो है नहीं। हेडिंग है विद्युत अपघट्य। हो गया? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन परिभाषा लिखो इसकी। किसी ये ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, जो गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। हो गया? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे अम्ल, क्षार तथा लवण, जैसे अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण। हो गया ना? अब एक चीज देखो, ये ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, साधारण अवस्था में नहीं, या तो उनको गलित अवस्था में लाया जाए या उनको कहां ले जाया जाए? जलीय विलयन में ले जाया जाए। वो किसका काम करेंगे? विद्युत अपघट्य का काम करेंगे। मतलब जैसे नमक देख लो, नमक को अगर तुम साधारण अवस्था में रखते हो तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन नमक को अगर तुम जल में घोल देते हो तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसका मतलब जो नमक है ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है, परंतु जब वो जलीय विलयन में गया तब क्या हो गया? विद्युत का सुचालक हो गया। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य। इसी प्रकार अगर हम H2SO4 ले लें, उसमें विलयन न हो, अर्थात जल नहीं होना चाहिए, ठीक है, H2SO4 केवल लिया जाए तो उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, परंतु जब वह विलयन में जाएगा अर्थात या गलित अवस्था उसकी लाएंगे तो उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। इसका मतलब ये भी विद्युत अपघट्य है। कोई क्षार ले लिया जाए, जैसे NaOH अर्थात कहें तो कास्टिक सोडा, उसको ले लिया जाए, अगर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो नहीं होगा, परंतु जब उसको जलीय विलयन में या गलित अवस्था में ले जाया जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब हमने तीन चीजें तुमको, तीन एग्जाम्पल बता दिया, एक अम्ल था, एक क्षार था और एक लवण था। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? विद्युत धारा का प्रवाह कब होता है? विद्युत धारा का प्रवाह कब होता है? जब आयन चलते हैं। कौन चलते हैं? आयन। जब आयन चलते हैं तो ऋणायनों के चलने के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। अभी हम लोग पीछे चर्चा किए थे जब चालकता पढ़ रहे थे, ठोस पदार्थों की चालकता, कहे थे जब हम ऊर्जा देते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में चलने लगते हैं। एग्जाम्पल भी काफी बढ़िया वहां पे दिए। जब सब इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में चलने लगते हैं तो उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसका मतलब जब आयन चले तभी तो धारा का प्रवाह हुआ। तो अब सोचने वाली बात है, ये था NaOH, जब ये ठोस अवस्था में था तो इस प्रकार से था, कुछ अणु हमारे पास मान लो थे NaOH के, इस प्रकार से।
दिख रहा है? तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक लगा दिए, अर्थात एक ओर से कैथोड लगा दिए, एक ओर से क्या लगा दिए, एनोड लगा दिए, कौन किसकी तरफ जाएगा, कौन किसकी तरफ जाएगा, कुछ पता है इसमें? क्योंकि ये धनावेशित और ऋणावेशित है, ये अपने विपरीत आवेश वाले को ही आकर्षित कर सकते हैं। किसको आकर्षित करेंगे? विपरीत आवेश वाले को करेंगे ना। तो इनमें कोई आवेश है? जब कोई आवेश ही नहीं तो विपरीत आवेश का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो ये कहीं नहीं जाएंगे। अर्थात इनमें जब इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जब इनको हम जल में घोल देते हैं, किसमें घोल देते हैं? जल में, तब ये टूट जाते हैं अपने आयनों में, अर्थात Na+ और किसमें? OH- में। इसी प्रकार Na+ और किसमें? OH- में। अब जब हम इसमें कैथोड और एनोड लगाते हैं तो तुरंत ही आयन चलने लगेंगे, चलेंगे। ये ऋणावेशित और ये कैसा? धनावेशित। जो धनावेशित भाग वो एनोड, जो ऋणावेशित भाग वो कैथोड। तुरंत ही आयन चलने लगेंगे। आयन चलेंगे तो सोडियम इसकी ओर आएगा, कब कहां जाएगा? इधर सोडियम नहीं जाएगा, अरे प्लस है, इस प्लस के पास जाएगा, जाएगा, किधर जाएगा? प्लस किसकी ओर जाएगा? प्लस माइनस की ओर आएगा, और माइनस किसकी ओर जाएगा? प्लस की ओर जाएगा। जैसे ही आयन एक निश्चित दिशा में चलना शुरू किए, धारा का प्रवाह शुरू हो गया ना। तो कुछ निष्कर्ष निकला, ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अपने ये आयनित अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात इनमें मुक्त आयन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मुक्त आयन। तो विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या हो गया? मुक्त आयनों की उपस्थिति। क्या हो गया? मुक्त आयनों की उपस्थिति। सीधा सा बात याद रखो, ठीक है। तो हम नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखते हैं, इंडिकेट पॉइंट। इंडिकेट पॉइंट लिखेंगे। गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में, गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में हो गया विद्युत अपघट्यों की चालकता का कारण, विद्युत अपघट्यों की चालकता का कारण विद्युत अपघट्यों की चालकता का कारण हो गया इनके विलयनों में मुक्त आयनों का उपस्थित होना है। इनके विलयनों में मुक्त आयनों का उपस्थित होना है। इनके विलयनों में मुक्त आयनों का उपस्थित होना है। इनके विलयनों में मुक्त आयनों का उपस्थित होना है। हो गया? चलो आगे लिखो। क्योंकि जब इन्हें जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों के रूप में विभक्त हो जाते हैं या अपने आयनों में टूट जाते हैं। क्योंकि जब इन्हें जल में घोलते हैं, तो ये
अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं या टूट जाते हैं। तो ये अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं या टूट जाते हैं। हो गया। अब नीचे लिखना एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रबल विद्युत अपघट्य। हेडिंग है प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य हो गया। इसमें लिखो ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। हो गया ना। जैसे प्रबल अम्ल, कोष्ठक में लिख देना। क्या लिखोगे? H2SO4 HNO3 HCl आदि। H2SO4 HNO3 HCl आदि। हो गया। फिर कॉमा प्रबल क्षार। कोष्ठक में लिखने के बाद उसको लिखना प्रबल क्षार। प्रबल क्षार में क्या क्या आएगा? NaOH KOH आदि। NaOH KOH आदि। हो गया। तथा सभी लवण जैसे NaCl MgCl2 आदि। हो गया ना। चलो अब लिखो आगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य हो गया।
इसमें लिखो वे पदार्थ जो गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। यहाँ पे गलित अवस्था की चर्चा बहुत कम होती है, सामान्य रूप से हम जलीय विलयन ही बोलते हैं, यदि याद रखे रहना। जब कहीं भी विद्युत अपघट्य की चर्चा की जाए तो बस समझे रहो उसका जलीय विलयन बोला जा रहा है। कहीं कहीं पे विशेष रूप से गलित अवस्था ली जाती है, जैसे NaCl वाले में, NaOH वाले में गलित अवस्था ली जाती है, क्योंकि उनका जलीय विलयन लेने से बदलाव आ जाता है ये एनोड और कैथोड पर जाने वाले आयनों में। तो NaOH हमारे सिलेबस में है नहीं, तो वहां पे पढ़ते तो पता लगता हमें। चलो कहां तक लिखे? वे पदार्थ जो गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में हो गया पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं जैसे जैसे दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल CH3COOH, HCOOH आदि, CH3COOH, HCOOH आदि। हो गया? फिर दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार NH4OH, AlOH थ्राइस आदि, NH4OH, AlOH थ्राइस आदि। हो गया ना? बस अब हेडिंग लिखो, विद्युत अपघट्य के विलयनों का प्रतिरोध और चालकता, विद्युत अपघट्य के विलयनों का प्रतिरोध और चालकता। तो जो तुमने ठोस पदार्थों के लिए पढ़ा फिजिक्स में, वही यहाँ पे हम विलयन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है? प्रतिरोध और चालकता। हो गया ना? तो प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा। तो यहाँ पे धारा कैसे बह रही है? धारा कैसे बही? जब आयन चले ना, तो जो आयन के चलने में रुकावट पैदा करेंगे वो क्या होंगे? प्रतिरोध होंगे। तो प्रतिरोध का उल्टा चालकता होती है, अर्थात जो आयन के चलने में सहायता प्रदान करेंगे वो क्या होगी? चालकता होगी। ठीक है? ये याद रखे रहना। जैसे विलयन की सांद्रता बढ़ा दी जाए, सांद्रता बढ़ा देंगे तो उसमें विलय की मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना? और जब विलय की मात्रा बढ़ जाएगी तो बहुत ज्यादा आयन हो जाएंगे, और जब बहुत ज्यादा आयन हो जाएंगे तो आयनों को चलने में क्या होने लगेगी? परेशानी होने लगेगी। अभी इस कमरे में 500 लोग को घुसा दें और कह दें दौड़ना शुरू करो, मिल्खा सिंह की तरह दौड़ लो, नहीं दौड़ पाओगे। अभी कह दें हुसैन बोल्ट की तरह दौड़ो तो अभी फटाफट दौड़ लोगे। ठीक है? तो ये याद रखे रहना। अर्थात जब आयन कम है तो वो अपनी पूरी स्पीड से चल सकते हैं, लेकिन अगर सांद्रता बढ़ा दें तो विलय की मात्रा ज्यादा हो जाएगी ना, और आयन ज्यादा हो जाएंगे तो उनको चलने में परेशानी होने लगेगी, और जब उनको चलने में परेशानी होने लगेगी तो प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो अर्थात सांद्रता किसका काम करती है? प्रतिरोध का काम करती है। वहीं अगर तरुता बढ़ा दी जाए, अर्थात विलयन को पतला कर दिया जाए,
मतलब 500 लोग को तो भरे हैं, लेकिन कमरे में नहीं भर के स्टेडियम में भर दें, तब पूरा जोश में दौड़े सब लोग मिलकर उनकी तरफ। ठीक है ना? वही चीज है यहाँ पे कि जब क्षमता बढ़ा देंगे तो आयन फिर अपनी पूरी स्पीड से चलने लगेंगे, फिर चालकता बढ़ जाएगी, अर्थात क्षमता चालकता का काम कर सकती है। ठीक है? तो अभी आगे हम लोग चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। कौन से कारक चालकता को कैसे प्रभावित करते हैं, वो प्रतिरोध का कार्य करते हैं कि चालकता का कार्य करते हैं, ये याद रखते रहना। चलो बाकी चीजें कल होंगी, अब कल शुरू करेंगे इसको। सर जी वो वाला वेबसाइट ये कहाँ से लिए थी जो केमिस्ट्री वाला था?